नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का सेकंड लास्ट डे, जबकि भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया खबर कल शाम को आई और उस बढ़िया खबर के ऊपर मार्केट का रिएक्शन फर्स्ट हाफ में अलग था, सेकंड हाफ में अलग रहेगा, क्योंकि बाजारों की गैप अप शुरुआत हुई और इस गैप को बाजार ने बेचने के लिए इस्तेमाल किया और लगातार हायर लेवल से मार्केट्स थोड़े थोड़े टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ इंडेक्स के अंदर है तो खरीदारी, करीब करीब 0.5% ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी भी रफली 0.5% ऊपर। निफ्टी बैंक करीब 1/4% के आसपास की बढ़त में। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में जहां सुबह करीब करीब 1800 या 1900 शेयर तेजी में थे और 900 शेयरों में बिकवाली थी, अब 1350 शेयरों में बिकवाली और 1200 शेयरों में खरीदारी है। यानी एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के मुकाबले डिक्लाइन के फेवर में चला गया है। आज ऑटो चल रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के मद्देनजर। एफएमसीजी चल रहा है, 3/4% की बढ़त यहाँ पर भी है। लेकिन पीएसयू बैंक 0.5% नीचे, आईटी 0.5% नीचे और एनर्जी करीब करीब 0.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हायर लेवल से ऑटो में भी बिकवाली आई है, एफएमसीजी में भी बिकवाली आई है और मार्केट्स के अंदर भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज जी मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। पंकज सबसे बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और रणनीति होनी क्या चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक, इसके ऊपर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पंकज सबसे बातचीत करने से पहले या उनके जुड़ने से पहले एक बार जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ से खरीदारी है या कहाँ से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर निफ्टी, इनफैक्ट पंकज जी पहले हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात कर ली जाए। पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो उम्मीद है आपकी तबीयत अब पहले से बेटर होगी, बीच में आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। सो आपकी तबीयत कैसी है, एक दूसरा बाजार की तबीयत कैसी लग रही है आपको, क्योंकि वहाँ पर भी आज गैप अप शुरुआत हुई और ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई। सो क्या किया जाए मार्केट्स में? जी, गुड आफ्टरनून सुमित जी एंड थैंक्स वेरी मच फॉर योर कंसर्न। सुमित जी, मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ अभी एंड काफी पुरानी बीमारी है तो वो जड़ से निकल रही है अभी। तो और जहां तक मार्केट की बात करते हैं सुमित जी, तो मार्केट थोड़ा बहुत रेजिलियंस जरूर दिखाया है। जीएसटी की कटौती जो है ये एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए मार्केट में, बट मुझे लग रहा है कि शायद आज का दिन थोड़ा सा सस्पेंस कंटिन्यू रहेगा मार्केट में। बट जैसे ही 25,150 25,200 की लेवल जो एक क्रॉस करेगा, तब उसके उसके बाद में अच्छी खासी तेजी हम लोग विटनेस कर सकते हैं। मैं निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ उस लिहाज से। देखिए, बड़ा सप्लाई जोन आ रहा है 25,050 से 25,150 के बीच में, तो वहां से बार बार स्लिप होते जा रहा है। और अगर लोअर बैंड अगर हम लोग देखते हैं तो 24,500 और 24,400 की जो लेवल्स है वो काफी क्रूशियल है। ना उसके नीचे जा रहा है ना इसके ऊपर जा रहा है, तो उसी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये जीएसटी की कट की वजह से मिला है। बट आमतौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो सितंबर का महीना थोड़ा सा डल जाता है मार्केट के लिए। इस सितंबर से थोड़ा सा उम्मीद हम लोग डिफरेंट रख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार 25,150 की लेवल इसमें इस मंथ क्रॉस कर देगा और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 200 के ऊपर चला जाए तो निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं सुमित जी, तो बैंक निफ्टी ने एक इंट्राडे के अंदर गैप फिल किया और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 20 डेमा का एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके अंदर पेन जरूर है बैंक निफ्टी के अंदर, बट अब ये चलने के लिए रेडी है। इसका एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 53,900 का एक स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। थोड़ा सा बोल्ड कॉल जरूर है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये कीवर्ड है। एक बार ज़रा ऑटो और देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ओवर एक्सटेंड हो गई है चाल आज की इस तेज़ी के बाद या जीएसटी ट्रिगर के बाद? सर देखिए, सेक्टरल रोटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला सेक्टर तो ऑटो रहा हुआ है। और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स नहीं आए हैं अभी तक। मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर के अंदर जिस तरीके की एक बड़ी कट देखिए, जो गाड़ियों की कीमतें होती है वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ही जाती है, और वहां पे 10% जितना कट जीएसटी में अगर सीधा सीधा मिल जाता है तो एक बड़ा रिफॉर्म माना जाता है यहाँ पे। मुझे लगता है कि
22 तारीख के बाद में जो गाड़ियां बिकेगी वो पूरे 1 मंथ का जो है वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और ऑटो के अंदर यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ से आगे ऑटो के अंदर काफी तगड़ी तेजी और भी विटनेस हो सकती है सर। तो ऑटो में शायद तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर जिसकी भी हम बात कर रहे थे लेकर आइए वापस स्क्रीन पर। आज एम बाजी संभाले बैठा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ट्रेंड, ये 3-4 नाम जो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से रिलेटेड हैं, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा प्रेशर जहां पर आ रहा है उसमें टाटा कंज्यूमर है, एचडीएफसी लाइफ है, पावर ग्रिड है, इंडसइंड बैंक है जहां पर प्रेशर है। आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज खरीदारी है विशाल मेगा मार्ट में, एस्कॉर्ट्स में, कोलगेट में, जुबिलेंट फूड में जहां पर खरीदारी है। यहाँ पर भी चारों के चारों नाम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से रिलेटेड ही हैं। स्मॉल कैप के टूटने वाले शेयरों की अगर मिड कैप के टूटने वाले शेयरों की बात की तो ओला इलेक्ट्रिक कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, पेटीएम प्रॉफिट टेकिंग, मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस से प्रॉफिट टेकिंग और कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर भी बिकवाली। आज स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज खरीदारी है बाटा में, गॉडफ्रे फिलिप्स में, देवयानी में और महानगर गैस में जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रेशर वाली साइड की अगर बात की है तो स्मॉल कैप में प्रेशर रिलायंस पावर में, गार्डन रीच में, बीईएमएल में, डेटा पैटर्न में यानी कि डिफेंस स्पेस जो कि आज थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाकी अदरवाइज खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। पंकज सर, जरा एस्कॉर्ट्स को देखना, ये कैसा आपको दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ट्रैक्टर का बड़ा बेनिफिशियरी ये है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, एग्री बेनिफिट, ये सब यहाँ पर आएगा। सो आप क्या थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हो उसमें? सर देखिए, स्कॉट्स के अंदर ये बेसिकली आज का जो हाई है वहीं से इसके अंदर एक अच्छा सप्लाई देखने मिला। 4180, 4180 की टॉप के बाद में ये कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो एक गैप फिल हो रहा है। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। मुझे लगता है कि 3760, 3770 की जो रेंज है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बाइंग लेवल हो सकती है। और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एस्कॉर्ट्स को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एस्कॉर्ट्स के अंदर बैंक की पोजीशंस बन रही है। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा के संदर्भ में आपने राय अभी अभी सुनी पंकज सर की तरफ से। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं दर्शकों के सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है और इस वोलेटिलिटी में आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं पंकज जी से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिसके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़िए और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ आप मेंबरशिप भी अवेल कर सकते हैं और उनके जरिए भी ना केवल यहाँ बल्कि किसी भी शो में आप आउटराइटली सीधे सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत करने के लिए पहला सवाल आया है विनोद कुमार जी का, ये हमारे मेंबर भी हैं और इन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल में नई एंट्री करने की बात की है इन लेवल्स पे। पंकज सर, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है, बढ़िया तेजी में ये शेयर, यहाँ नई खरीदारी करनी चाहिए क्या इसमें? जी सुमित जी, बिल्कुल फ्रेश खरीदारी की भी सलाह रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक हायर हाइस के फॉर्मेशंस देखने मिले हैं पिछले 3-4 सत्रों से, और आज का वॉल्यूम अमेजिंग है सर। देखिए अभी 1 बजे हैं और 1 बजे के आसपास ही कल के वॉल्यूम्स और एवरेज 3 महीने का जितना भी वॉल्यूम होता है इनका उसको सरपास कर चुका है आज अभी 1 बजे। मुझे लगता है कि एक नई बेट ली जा सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 740 का मेंटेन करना होगा। टारगेट थोड़े ऊंचे हैं यहाँ पे, 860 और 910 के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नो सरप्राइज अगर ये 1 महीने 2 महीने के स्पैन में भी देखने मिल गया तो। तो हो सकता है तेजी और थोड़ा एक्सटेंड हो। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी आई है। वैसे भी ये क्यूआईपी का जो जोन था वहाँ से चलना शुरू हुआ और चलता चलता अब करीब 717 718 के आसपास पहुँच चुका है। पीडी गर्ग साहब पूछ रहे हैं कि एसटीएल टेक में क्या करना चाहिए। हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने पूछा कि एसटीएल टेक यानी कि वो स्टरलाइट टेक जिसका नाम बदला है, 118 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के अंदर सर एक लोज के फॉर्मेशंस दिखे हैं, कंटिन्यूअसली गिरावट थ्रू आउट द डे अभी जैसे मार्केट खुला उसके बाद में विटनेस होती होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अगर ये 104 का अगर एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, अगर वो तोड़ देता है तो ये 95 तक की लेवल्स आ सकती हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से इसके अंदर से
अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं यहाँ पे तो एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। 90s की रेंज में, 92 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो 92 की रेंज में कहीं मिले वहां पर आप खरीदारी करें, वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सोनू जी का सवाल आया है, टीसीएस और टाटा एलेक्सी इन दोनों में से कोई एक चुनना हो तो आप किसको चुनोगे, या आप चुनोगे ही नहीं? नहीं, बिल्कुल चुनेंगे सर। जरूर चुनेंगे। टीसीएस में काफी अच्छा रेजिलियंस देखने मिला है सर। जिस जिस हिसाब से अभी पीछे कुछ दिनों में कंटिन्यूअसली इसके अंदर गिरावट दिखी, वो अलग अलग न्यूज को लेकर बड़ी खबरें इसके अंदर देखने भी मिली थी, और ये स्टॉक अच्छा खासा पैनिक में भी आ चुका था। बट मुझे लगता है कि जब भी आईटी चलना शुरू होगा, सबसे बड़ा जो गेम चेंजर रहेगा वो टीसीएस ही रहेगा। मुझे लगता है कि टीसीएस के अंदर जब भी अपनी बात हुई है सुमित जी, मैंने कभी अपनी राय जो है इसके अंदर लेने की ही रखी हुई है। अभी भी 2,900 तक अगर और एक बार अगर मिल भी जाए वहां पे, तो स्टैगर्ड वे में यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं 2,900 तक। 2,700 का स्टॉप लॉस रखिए। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर 3,600, 3,800, 4,000 के रेंज देखने मिल सकते हैं। 3600, 3800, 4000 तक के जोन आ सकते हैं, लेकिन पहले उसको स्टेबल होना ज़रूरी है। और आईटी सेक्टर को तो जैसे वो टेलविंड मिलेगा तो ज़्यादा बेटर आपको टीसीएस पोजीशन दिखाई पड़ेगा, तो आप उसको हिसाब से देख सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल, रिंटू सरकार साहब ने ले रखा है 180 रुपये पर, और 350 शेयर हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसकी एक बहुत टिपिकल रेंज है, मैं काफी क्लोजली मॉनिटर करता हूँ इसको। 190, 195 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाता है वहां पे, तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दोबारा 165, 170 की रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है तो खरीदने की है। उसी रेंज के अंदर ये ऑसिलेट करता है। अभी चार्ट्स के ऊपर एक वी शेप की रिकवरी देखने मिली है, लेकिन काफी लंबे समय से ये स्टॉक थोड़ा ड्रैग कर रहा था। 150, 155 की रेंज से 180 तक आया है। मुझे लगता है कि अपर बैंड जो है इसका 195 के आसपास है। इसमें वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दोबारा ये नीचे आता है, ये इसका पैटर्न बन चुका है सर। तो मुझे लगता है कि 195 के आसपास सेल करना चाहिए, 170 के आसपास इसको लेना चाहिए। तो आपको एक राय, एक रेंज बता दी गई है, उस रेंज के हिसाब से आप यहाँ पर नज़र रखिए और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। टाटा मोटर पे एक सवाल आया है मोहम्मद नाजिर अली साहब का, 701 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये भी अपनी तेज़ी के या मंदी के लास्ट लैग में लग रहा है क्या आपको? क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय से रुका खड़ा है एक जगह पर, एक छोटी रेंज को प्ले कर रहा है। आज जीएसटी का बड़ा बेनिफिशियरी ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मूव नहीं है। क्या किया जाए? जी, अपनी सेगमेंट का सबसे बुरा हाल अगर किसी स्टॉक का है तो ये पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स का है। लेकिन एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना हुआ है और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि एक 708 की रेंज अगर एक बार क्रॉस कर दे तो एक लंबी तेजी यहाँ पे विटनेस हो सकती है। बहुत छोटा सा एक हर्डल रहेगा 725 के आसपास का, और उसके बाद में ये अगर निकल जाता है तो मुझे लगता है कि 775, 800 तक की लेवल्स इसके अंदर विटनेस हो सकती है। स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी इसके अंदर। एक एसआईपी के जैसे हम इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, और डेफिनेटली पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसको होल्ड करके चलना चाहिए सर। तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जिसको आप फिलहाल होल्ड करके चलिए, और समय लग सकता है, लेकिन वैसे कंपनी अच्छी है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेनू सिंघल जी का सवाल आया है, इनके पास आईजीएल के शेयर हैं करीब 203 रुपये के दाम पर है। ये भी बहुत शांत शेयर, स्लो शेयर, प्रॉफिट ले लें या बने रहें? सर, आईजीएल के अंदर अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो काफी लुक्रेटिव नजर आता है ये। लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक ठहराव आ चुका है यहाँ पे 225 के आसपास। अगर इनका अगर समय इनके पास में अच्छा खासा है, तो 225 के ऊपर इसके अंदर एक अच्छी रैली और भी विटनेस हो सकती है। एग्जिट करने की जो सलाह रहेगी वो करीब करीब 250 के आसपास की रहेगी। तो 250 के आसपास कहीं आप एग्जिट करें। हो सकता है नियर टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे रहे, लेकिन आपके लिए जो लेवल है वो 250 के आसपास, जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है सक्सेस मंत्रा हैंडल से। ये पूछ रहे हैं कि क्रूड के अंदर गिरावट आई तो उन्होंने एचपीसीएल बीपीसीएल का कॉल ले लिया, अब करना क्या चाहिए इसके अंदर? तो देखिए, अभी लॉजिक तो अपने समझ के बाहर का है कि अगर सिर्फ
क्रूड का भाव अगर कम ज्यादा होता है और उसके जरिए अगर वो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माय व्यूज एज वेल। बट स्टिल अगर आपने कॉल अगर यहाँ पे लिया है तो टाइम डीके बहुत फास्ट होता है इसके अंदर, और एक हमेशा आपको एक रेंट पे करना होता है टाइम का यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर से तुरंत प्रभाव से बाहर निकलने की सलाह रहेगी, और अच्छे स्टॉक्स के अंदर निवेश करें, या फिर अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना है आपको तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जिसको ग्रिक्स का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहे वहां पर। हम्म। तो वैसे अदरवाइज चार्ट कैसा लग रहा है बीपीसीएल एचपीसीएल का? सर देखिए, बीपीसीएल के अंदर जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम के कंसर्न्स थोड़े दिख रहे हैं, तो इट्स एफ एंड वाला स्टॉक। बट ऊपरी लेवल से गिरावट है, 2 दिन का एक हायर बेस बना हुआ है 318 320 की रेंज का, और वो तोड़ नहीं पा रहा है। इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शनल सेलिंग इसके अंदर देखने मिली थी, जो कि परसिस्ट हुई थी 325 326 की 330 की रेंज में, और ये कंटिन्यूअसली गिरा है। जब तक ये 330 की रेंज क्रॉस नहीं होता है, जो कि इसका स्विंग हाई है, तब तक इसके अंदर एक बुल रैली देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि ये लोअर साइड में 300 रुपये तक आ सकता है, तो उसका थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके। एक सवाल आया है प्रकाश शर्मा साहब का, पूछ रहे हैं कि जय बालाजी इंडस्ट्रीज में ये एवरेज करें क्या? ये जय बालाजी चला बहुत था एक समय पर, मल्टी बैगर रहा है, अभी क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली जो मैं देखता हूँ, और आमतौर पे जो इतने इतने सालों की प्रैक्टिस है उससे अगर कुछ चीजें समझी है यहाँ पे, तो वॉल्यूम्स को बहुत ध्यान से मॉनिटर करना जरूरी है यहाँ पे। और जिस तरीके से इसके अंदर वॉल्यूम के कंसर्न्स दिखते हैं, सारा सारा दिन अगर 2 लाख 3 लाख शेयर्स के ऊपर में भी अगर काम नहीं होता है इसमें, तो बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर आप अगर एवरेज का सोच रहे हैं तो कतई ना करें। एक समय का मल्टीबैगर रहा होगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई इतना ज्यादा चार्म नजर नहीं आ रहा है। काफी स्टॉक्स है सुमित जी की, जहाँ पे हम लोग अच्छा खासा पेडिग्री बना सकते हैं। एक बेंचमार्क इंडेक्स से बढ़कर जो 5-6% का अतिरिक्त अल्फा हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ऐसे भी काफी सारे स्टॉक्स है, तो वहां पे नजर रखनी चाहिए। ओके, एक बार जरा डॉक्टर साहब इसका 5 साल का चार्ट खोलना, तो आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। ये 5 साल में शेयर 14 रुपये से चलते चलते देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह चला। वो एडजस्टमेंट जो दिख रहा है ये स्टॉक स्प्लिट है, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको स्टॉक स्प्लिट के एडजस्टमेंट के बाद भी देखेंगे तो भी ये 14 रुपये का शेयर कहीं 250-300 रुपये तक पहुंच गया था, कि ज़बरदस्त चीज़ दिखा चुका है। सिद्धार्थ नाथ साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि चोलामंडलम होल्डिंग इन्होंने 1911 रुपये के दाम पे लिया हुआ है, और कितना नीचे जाएगा? अच्छी पेडिग्री की बढ़िया कंपनी है, लेकिन ठीक है नीचे आ रहा है, क्या किया जाए इसमें? सर होल्ड करना चाहिए अगर लंबे अवधि के निवेशक है। देखिए सुमित जी, एक बात बहुत साफ है कि आप अगर रैंडम प्राइस के ऊपर कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीद लेंगे, चाहे आप एनवीडिया का स्टॉक ले लीजिए, रिलायंस का स्टॉक ले लीजिए, या कोई और भी कंपनी का, अगर आप रैंडम प्राइसेस के ऊपर लेंगे तो आपको जुर्माना तो जरूर देना होगा, और जुर्माना ये समय के हिसाब से है। तो आप इसको और भी थोड़ा सा समय दीजिए। बाकी जो टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ये स्टॉक अभी फिलहाल लोअर साइड में निगेट जरूर कर रहा है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा दमखम है। 1950 तक आने की काबिलियत है, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और अगर पॉसिबल है यहाँ पे तो एक थोड़ा सा चंक और ऐड करना चाहिए यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जो है इसका 1680 रुपए का यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। ये इनफैक्ट पहला स्टॉक होगा पंकज सर जिसके ऊपर आपने फर्दर ऐड करने की राय दी है, तो क्या ये कंपनी की पेडिग्री की वजह से बोल रहे हो या चार्ट की वजह से लग रहा है आपको? नहीं सर, दोनों है, कॉम्बिनेशन रख के चलना पड़ता है। कि चार्ट्स तो अभी देखो सर, 10वीं 12वीं के बच्चों को भी समझ रहे हैं कि ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल्स को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो जिसके लिए मैंने होल्ड करने की और ऐड करने की सलाह दी है। ओके, एक सवाल आया है फोर्स मोटर के ऊपर, हरेंद्र सिंह साहब का ये सवाल है। आपके पड़ोस की ही कंपनी है, इन्होंने 19,750 के दाम पे खरीदारी कर रखी है,
और अब इन्हें क्या करना चाहिए? ये मल्टी बैगर रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो चला ही है। अब क्या करें इसमें? सर टाइम साइकिल की बात है, और जिस रेट में इन्होंने लिया है वहां से अगर देखा जाए तो कोई बड़ी गिरावट है नहीं यहाँ पे। बहुत मामूली 1001 पॉइंट, मतलब 800-900 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे विटनेस हो रही है। होल्ड करके चले, जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की भी बात करूं तो हायर हाइस की कंटिन्यूअस फॉर्मेशन दिख रहे हैं। ये कंटिन्यूअसली मेरे हिसाब से मार्च के महीने से लेके अगर अभी तक अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत तगड़ी इसके अंदर रैली हम लोगों ने विटनेस करी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 7,000 की लेवल से लेकर आज करीब करीब 20-21 हजार रुपए तक की लेवल्स जो है, 22,000 रुपए तक की लेवल्स ये स्टॉक ने अभी तक सफर किया हुआ है यहाँ पे। और इतना तेज चलने के बाद में कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग ये लाजमी है। हो सकता है 1,000-2,000 और टूट जाए, लेकिन बड़ी गिरावट इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है। स्टॉक में वैसे भी कंपनी बहुत अच्छी है। ऊपरी से तो थोड़ा बहुत हल्का होना बनता भी है, तो हल्का हो रहा है, उसके हिसाब से आप देखिएगा। एक सवाल आया है दीपक तिवारी साहब का। इन्होंने पूछा है कि बजाज हाउसिंग में ये क्या कर सकते हैं। वैसे तो ये पूछ रहे हैं कि जीएसटी कट का कोई बेनिफिट होगा क्या, लेकिन अदरवाइज क्या किया जाए बजाज हाउसिंग में? देखिए, जीएसटी कट तो अभी ये काफी कंटिन्यूअस प्रोसेस वाली बात है। और ये स्टॉक से उम्मीदें काफी थी, जिस हिसाब से इसका आईपीओ का साइज और जो बातें हुई इसको लेकर, वो काफी टेम्पटिंग थी इसके लिए। मुझे लगता है कि चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं यहाँ पे तो डेली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पिछले काफी दिनों से एक रेंज में ये ट्रेवल कर रहा है। 118 115 की रेंज है इसकी, और लोअर लोअर साइड में इसका 108 109 के आसपास का है। वॉल्यूम्स आज अच्छे खासे हैं, लेकिन गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और टारगेट जो है 140 145 का रखें। इससे बड़ी मूव हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रही है सही। ओके, तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, और वैसे भी आईपीओ के बाद से एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर स्टॉक कामकाज कर रहा है, सो उस पार्ट को भी आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। आईआरबी इंफ्रा कृपा शंकर जी के पास है, 53 रुपये के दाम पर खरीदारी है। और बहुत समय से इनफैक्ट सवाल भी इसमें बहुत आते हैं। पंकज सर, क्या देख रहे हो इसमें? सर देखिए, अगेन स्टॉक स्टॉक के अंदर की जो बात है वो वॉल्यूम्स को लेकर ही थोड़े कंसर्न्स है। जिस हिसाब से इसके अंदर की मूवमेंट लोअर टाइम फ्रेम पे भी थोड़ी सी डल ही नजर आती है। पिछले काफी दिनों से ये स्टॉक एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन्होंने 53 में लिया है, और यहाँ से आगे 53 54 के भाव आने के लिए समय जरूर लगेगा। होल्ड करके चलिए, फर्दर एडिशन की सलाह नहीं रहेगी, बट ये आईआरबी जरूर अपना भाव दे सकता है। तो आप होल्ड तो कर सकते हैं, नई एडिशन आप एटलीस्ट मत करिएगा, ये आपको एक राय दी गई है। लेकिन आप बने रह सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर। इंद्रनील जी पूछ रहे हैं कि ट्रांसरेल लाइटिंग को क्या इस लेवल पर ऐड किया जा सकता है 6 महीने के लिए? 6 महीने के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा सर। 730 रुपए का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको लेकर चलना चाहिए। ऊपर ऊपर की लेवल पे इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है 820 830 की रेंज एक मिल सकती है। और 830 एक बार अगर क्रॉस होता है तो तब हम इसको दोबारा रिविजिट करते हैं। उसके बाद में फिर कुछ नए टारगेट्स अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो जरूर। लेकिन यस, ये स्टॉक लेने जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एक और चीज़ की एक सवाल आया है कि अभी के दाम पर अगर कुछ ऐड करना हो तो पंकज जी आप क्या ऐड करोगे? सर बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मेरा ध्यान लगा हुआ है। काफी जोरों से ये स्टॉक जो है वो ऊपर से गिरते हुए नजर आया है। करीब करीब 1800 1810 की रेंज है, वहां से ये स्टॉक गिरते हुए नजर आया। और लोअर लेवल के ऊपर 1540 1520 की एक रेंज यहाँ पे विटनेस हुई है। मुझे लगता है कि अभी आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जन में जा रहा है। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा निगेटिव ही नजर आएगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ से अभी गिरावट के जो मौके हैं वो बहुत
कम नजर आते हैं, दो अगर यहाँ से आगे मार्केट भी अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये स्टॉक पर्टिकुलरली अच्छा खासा रनअप दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एक 1480 रुपए का स्टॉप लॉस रख के टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर तेजी की जा सकती है 1700 रुपए की टारगेट्स के लिए। तो टाटा कम्युनिकेशन सही लग रहा है 1700 रुपए के टारगेट्स के लिए। आप इसको अदरवाइज देख सकते हैं, अगर आप लॉन्ग साइड पर जाना चाह रहे हैं, कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो ये एक नाम, एक विकल्प हो सकता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि क्या इस लेवल पर और ऐड किया जा सकता है या और फर्दर वेट का वेट किया जाए, और कौन सा लेवल कंफर्टेबल लेवल है? सर देखिए, अगर यहाँ पे इनको अगर ऐड करना है तो जरूर ऐड तो कर सकते हैं। एक डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोग विटनेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कंडीशनल बेट इसके ऊपर लेना चाहिए, और 311 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये काउंटर क्लोज होता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, तो एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अंदर अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन पोजिशनली अगर आप इसको होल्ड करने की अगर ताकत रखते हैं तो 350 रुपए तक के ऊपरी लेवल के ऊपर भाव देखने मिल सकते हैं। जल्दबाजी करनी नहीं है, 311 के ऊपर ही इसमें खरीदारी कर। 311 के ऊपर खरीदारी करिए, और 350 प्लस के जोन शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। फंडामेंटली वैसे भी ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक सवाल आया है डेंटा वाटर को लेकर, प्रतीक शुक्ला साहब का। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने 350 रुपये के दाम पे खरीदारी की है, और नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? बहुत पुरानी तो ये कंपनी नहीं है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए इसमें? डेल्टा वाटर। जी। सर चार्ट्स तो काफी लुक्रेटिव नजर आ रहा है यहाँ पे। अभी भी पिछले 3 दिन के अगर एक गिरावट छोड़ देते हैं तो ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव रहा हुआ है, और जिस जिस हिसाब से एक वन वे रैली इसके अंदर देखने मिली है पिछले कुछ दिनों में, वो एक कंटिन्यूअस एक राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने भी मिला हुआ था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक का जो बेस्ट बाय रहेगा इसका 380 390 की रेंज में लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है यहाँ पे तो जरूर इसको ऐड करके चल सकते हैं 410 के आसपास, और थोड़ा माल जो है वो 390 380 की रेंज में एक्यूमुलेट करना चाहिए। डेंटा के अंदर जिस हिसाब से मूवमेंट दिखता है कि किस किस दिन अगर ये भागना अगर शुरू होता है तो 10-10% की रैली इसमें देखने मिल सकती है। तो एग्रेसिव बाय नेचर है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। 380 390 रुपए तक की रेंज में एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। ओके, तो फिलहाल आपके लिए राय यही कि आप बने रहिए, लेकिन 380 के आसपास जो जोन है वो ज़्यादा बेटर जोन है, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है पार्थानाथ जी का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने ऑथम इन्वेस्टमेंट के शेयर ले रखे हैं। ये ऑथम इन्वेस्टमेंट रोज़ रोज़ नए हाई बना रहा है, और इन्होंने इसके अंदर 3032 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। करना क्या चाहिए इसमें? सर स्टॉक का नाम क्या बोला आपने? ऑथम ऑथम। इन्वेस्टमेंट, AIIL इसका कोड है। सर BSE अमेजिंग पे। चार्ट्स का सेटअप। जी जी जी, जी। चार्ट्स का सेटअप तो काफी बढ़िया है सर। हो सकता है कि ये आज की गिरावट या फिर एक ऊपरी रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो 3240 3250 के आसपास एक बेस बन चुका है। काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेटेड काउंटर है। तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग 3250 की रेंज में देखने मिल रही है। यहाँ पे 3250 के आसपास एक सप्लाई जोन है, अगर वो इसको बाइसेक्ट करता है तो इसके अंदर फर्दर रैली थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि 3550 रुपए तक के दमखम इस स्टॉक्स में है। आप होल्ड करके चले, एक्यूमुलेशन करना है यहाँ पे तो अभी ये सही समय है यहाँ पे कि 3030 3040 की रेंज में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 20 डेमा का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3030 20 की रेंज पे है, तो वहां पे एक बाइंग रिज्यूम हो सकती है। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक थम्स अप है, लेने की सलाह रहेगी। 2850 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट 3550। 2850, 3550, ये दो जोन जिनको आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। जेके सीमेंट, रीना परमार जी ने लिया हुआ है 6830 रुपए के दाम पे।
एक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लेकिन इन्होंने 6830 पे लिया है, क्या करें? जी सर, डेफिनेटली काफी बढ़िया स्टॉक है जिस हिसाब से इसके अंदर रैली देखने मिली है। ये काफी देर से इस स्टॉक के अंदर कूदे हैं, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद में एक सबसे बड़ा जो सेक्टर उभर रहा है, वो ऑटो के बाद में जो है वो सीमेंट ही है। आज नहीं तो कल इसका समय जरूर आएगा सर। होल्ड करने की सलाह रहेगी। इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर पैसा कभी गवाया नहीं जाता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। और अगेन एक सबमिशन सेम रहेगा सर, कि रैंडम प्राइस के ऊपर अगर आप कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदोगे तो वो टाइम का पेन जरूर देगा आपको। नहीं तो आपने ये जो रैंडम बात बोली, इसको ज़रा एक्सप्लेन करना कि रैंडम थॉट मतलब। जी देखिए, अभी हम लोग किसी ने कह दिया कि अभी आप स्क्रीन के सामने नहीं है और आप रैंडमली लेना है, मतलब जो भाव दिख गया उस भाव के ऊपर ले लिया। कोई उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी रिसर्च नहीं किया, या उसका प्राइस एक्शन का अगर आप लोगों ने जायजा नहीं लिया कि पीछे कैसा चला हुआ है, बेसिकली स्टॉक की तासीर कैसी है, किस हिसाब से उसके अंदर एग्रेशन है। अब मान लीजिए कि आईटीसी का एक स्टॉक है, आईटीसी चलता बहुत स्लो है लेकिन टूटता भी बहुत स्लो है। अगर उसी प्रकार से अगर अंबर एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स देखते हैं तो इसके अंदर वोलेटिलिटी काफी हाई हो जाती है। अगर आप ऊपरी रेंज में अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर फंस जाओगे तो वो थोड़ा सा टेम्पटिंग हो जाता है लोगों के लिए कि हाँ लेना ही लेना है, मस्ट बाय नहीं है। कि समटाइम्स नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि एक रैंडम प्राइसेस पे नहीं जाना चाहिए। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लाइन, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है जतिन दवे साहब का, मेंबर भी हैं हमारे। इनके पास रेमंड के शेयर हैं, 700 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और अब ये पूछ रहे हैं क्या इसमें एवरेज करें या एग्जिट कर जाए। इन्होंने 3 महीने का नज़रिया रखा है अपना। अगेन सर, काफी एग्रेसिव स्टॉक है ये पर्टिकुलरली, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेटेड काउंटर रहा है। लेकिन अगर हाल फिलहाल में अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 3 सप्ताह से इसके अंदर वॉल्यूम्स के कंसर्न्स है, और लो वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक जो है वो गिरते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है यहाँ पे। बट स्टॉक की जो मूवमेंट है वो मुझे लगता है कि यहाँ से जरूर दोबारा पिक हो सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। किसी भी दिन ये स्टॉक 10-20% चलने में आगे पीछे देखता नहीं है। होल्ड करने की सलाह रहेगी डेफिनेटली। तो फिलहाल आप बने रहिए, बट एग्रेसिव नेचर है, तो वो पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत एग्रेसिवली शेयर मूव करता है इधर साइड पर। हरेंद्र सिंह साहब पूछ रहे हैं कि शक्ति पंप में नई एंट्री करनी चाहिए क्या, क्योंकि ये भी एग्रीकल्चर का बेनिफिशियरी या जीएसटी कट के बेनिफिशियरीज में से आता है। सो क्या माना इसको? जी देखिए, सबमर्सिबल्स में और टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज के अंदर काफी जाना माना नाम है ये। लेकिन जिस हिसाब से एक सबड्यूड रहा है, जब गिरावट हो रही है, एक साइडवेज निगेटिव रहा हुआ काउंटर है। पिकअप होने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यहाँ पे खरीदारी की। मुझे लगता है कि यहाँ पे लोअर साइड और भी बड़ी ओपन हो सकती है। अगर ये काउंटर एक बार 800 का अगर रेंज तोड़ दे तो एक बड़ा डीप जो है इस काउंटर में हम लोग विटनेस कर सकते हैं। ओवरऑल इसके अंदर ना बाय की सलाह रहेगी ना सेल की सलाह रहेगी। अगर आप इसको संभाल रहे हैं तो 800 रुपए की स्टॉप लॉस को इसको होल्ड करके चले। तो आपको एक सलाह दी गई कि आप स्टॉप लॉस के साथ ही इसको कैरी करिएगा। अगर इसको आप कैरी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलिएगा। निलय जी का एक सवाल आया है, इनके पास वोल्टैम्प के शेयर हैं, 10,000 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। एक बार पहले हायर लेवल से नीचे आया, फिर लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक लिया, अब वापस थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो रहा है। क्या किया जाए वोल्टैम्प पे? सर देखिए, इम्पोर्टेंट जो इसके मूविंग एवरेजेस है, 200 डेमा, 20 डेमा, जो स्विंग के लोज है उसके नीचे भी ये स्टॉक अभी आकर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चरल डैमेज यहाँ पे नजर आ रहा है। लोअर लेवल से अगर मैं कहूँ 7,800 के लेवल से ये थोड़ा बहुत चलने की जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन 5% की मूव है, 5-5.5% की। और अगेन ये रेजिस्टेंस पे आके ये स्टॉक गिर रहा है 8,200 के आसपास आकर वापस नीचे ये स्टॉक विटनेस हो रहा है। मुझे लगता है कि
इसमें एग्जिट लेना चाहिए। अगर आप तुरंत अगर एग्जिट नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लोजिंग आएगी 7,800 के नीचे, वहां पे मेंटेन करना चाहिए। 10,000 के भाव नियर फ्यूचर के अंदर दिखना बहुत मुश्किल लग रहा है इसमें। तो नियर टर्म में शायद 10,000 का दाम ना दिखाई पड़े, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ आप जरूर यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। श्रवण कुमार साहब पूछ रहे हैं कि केपीआई ग्रीन में क्या करना चाहिए। इन्होंने ना खरीदारी का भाव लिखा, ना ये बताया कि खुद खरीदना चाहते हैं, बस केपीआई ग्रीन लिख दिया है। सो क्या किया जाए? सर केपीआई ग्रीन के अंदर कोई फ्रेश जो बाइंग है यहाँ पे, ये तभी रिज्यूम होगी जो जब ये स्टॉक 525 के ऊपर जाएगा। तब तक ये स्टॉक सबड्यूड रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इम्पोर्टेंट चीज एक ही है यहाँ पे कि एक मल्टीपल दिनों पे ये 480 का एक सपोर्ट लिया है जो इसका 200 डेमा है। तो एक 480 की रेंज अगर ये तोड़ता है तो शायद हो सकता है कि यहाँ से नीचे 450 440 की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है। फ्रेश बैंक की सलाह जो रहेगी वो 525 के ऊपर ही रहेगी। कपिल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि एसीसी और अदानी ग्रीन एनर्जी, इन दोनों में क्या करना चाहिए ना? तो देखिए, एक बात तो मेरे को समझ ही नहीं आती है कि एसीसी जैसा स्टॉक ये चल क्यों नहीं रहा है। मतलब जिस हिसाब से इसकी इंटेंसिटी होती थी पहले चलने की, वो इंटेंसिटी से ये स्टॉक चल नहीं रहा है। हालांकि ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है, मैं कोई बायस व्यू नहीं रखूंगा इसमें, लेकिन चार्ट्स के ऊपर जिस हिसाब से यहाँ पे देखने मिल रहा है, मुझे लगता है कि 1900 के ऊपर ये स्टॉक के अंदर दोबारा एक चहल पहल विटनेस हो सकती है। जो इसका एक स्विंग हाइस की रेंज है यहाँ पे 1880 1890 के आसपास, वो अगर एक बार क्रॉस होता है, मैं थोड़ा सा सेफर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 1900 की रेंज बताया हूँ, अगर ये एक बार क्रॉस करेगा तभी इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकती है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं यहाँ पे तो एसीसी जैसा स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए, इसको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अदानी ग्रीन? सर अदानी ग्रीन के ऊपर अपना व्यू थोड़ा सा निगेटिव है। काफी दिनों से एक साइडवेज क्लस्टर में है और वो साइडवेज निगेटिव है, मतलब साइडवेज सेलिंग इसके अंदर विटनेस हो रही है। तो नाम अगर अडानी लगा हुआ है तब भी मेरा जो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेना नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज लग रही है यहाँ पे, और चार्ट्स भी इतने क्लियर नहीं विटनेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इसके अंदर से असाइड हो। 5,000 स्क्रिप्ट्स है, 1500 1600 स्क्रिप्ट्स तो एनएससी की है, तो दूसरी भी स्क्रिप्ट्स में काम किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा पंकज सर आपको बताता हूं। आप एसीसी की बात कर ही रहे थे। एसीसी जब हिंडनबर्ग केस हुआ था, जब अदानी, जिसमें अदानी ग्रुप का नाम आया था, उस समय पर एसीसी का मुनाफा हुआ करता था 490 करोड़ रुपए। ईपीएस होती थी 26 रुपए की और 44 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज करता था। आज एसीसी का मुनाफा है 2400 करोड़ रुपए, यानी कि वो 500 करोड़ रुपए के सामने करीब करीब 5 गुना। और ईपीएस है करीब 128 रुपए की और पीई है 15 का। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन या एडजस्टमेंट इसके मुनाफे में हो चुका है, लेकिन स्टॉक के अंदर वो मूव नहीं आया है। और एक बार जरा डॉक्टर उसका 5 साल का चार्ट लगाइएगा, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये FY23 से FY25 के बीच में है। तो ये शेयर वहीं खड़ा है, FY23 में जहाँ था वहीं आज भी खड़ा है, और इसकी अर्निंग्स के अंदर एक मेगा री रेटिंग हो चुकी है, उसके बावजूद नहीं चल रहा है। सो सिचुएशन वाइज बेटर। एंड लाइकवाइज अदानी ग्रीन भी 973 रुपये के 973 करोड़ का मुनाफा कमाता था FY23 में। आज करीब करीब इसका मुनाफा है 2000 करोड़, यानी 4 गुना मुनाफा बढ़ चुका है, लेकिन शेयर वहीं का वहीं खड़ा है। ये पूरे अदानी ग्रुप के साथ ही हो रहा है। ये भी जरा 3 साल का चार्ट लगाइए, इसका ही 5 साल का, तो यहाँ पर भी आपको यही दिखाई पड़ेगा कि ये शेयर वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन इनके मुनाफे के अंदर एक बड़ी री रेटिंग हो चुकी है। सो ये हैं शांत, लेकिन डेड नहीं है। बहुत समय से शांत बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ इनके लिए बड़ा हो रहा होगा, इसीलिए शांत लग रहे हैं।